राम राम प्रणाम सभी लोगों को। और डेली ब्लॉग मैं बनाता था गढ़वाले में अपनी मातृभाषा में, लेकिन आज बना रहा हूँ हिंदी में। और इससे पहले हिंदी में मैंने तब बनाया था जब मेरे सिर्फ 4 सब्सक्राइबर थे। आज मेरे 136 सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मैं समझ गया मेरे गढ़वाले भाई बहन मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। वो वही करेंगे जो उनको पसंद आएगा, जो उनको अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए आज ये ब्लॉग मैं हिंदी में बना रहा हूँ। मुझे गढ़वाली बोलने में बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन आज मजबूरन फिर हिंदी में बोलना पड़ रहा है। जब से मैंने वो शिकायत की थी यूट्यूब से भी और अपने गढ़वाले भाइयों से भी, तब से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए थे। लेकिन फिर ब्रेक लग गया और हकीकत भी कुछ और है। लेकिन हकीकत ये भी है कि हम कोई भी हैं, चाहे गढ़ वाले हैं, चाहे कोई और जात वाला है, या कोई प्रदेश वाले हैं, कोई भी देश के कोई भी प्रदेश वाला है, यूपी, बिहार, बंगाल, नेपाल, मतलब नेपाल तो अलग देश है, पर चेन्नई, हैदराबाद या गोवा या महाराष्ट्र, कोई भी, क्या दिल्ली, कोई भी, चंडीगढ़, हरियाणा, बस जो उनको अच्छा लगे वही वो पसंद करेंगे, उसको ही सब्सक्राइब करेंगे। दूसरे में मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, सामने एक होटल है, रात के 12 बजने वाले हैं। अपनी शक्ल तो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ल दिखाने लायक है नहीं, इतना खूबसूरत नहीं हूँ, इतना हैंडसम नहीं हूँ, क्योंकि 41 साल की उम्र हो गई। यंग होता तो दिखाने लायक भी होती, बुढ़ा हो गया हूँ, क्या दिखानी शक्ल। लेकिन शक्ल तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी के रियल कहानी दिखाऊंगा, जिस पे एक हिंदी फिल्म हो चाहे गढ़वाली फिल्म 3 घंटे की बन सकती है। लेकिन 3 घंटे की तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन 1 घंटा के आसपास आप लोगों का वक्त बर्बाद करूंगा। ज़रूर सुनना रियल कहानी, कितना ज़िंदगी में मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं। और शायद मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे, आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे, पर तभी समझ में आएगा कि हाँ भाई, जीते जी ऐसे ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं इंसान को, जब आप मेरी कहानी सुनोगे। ये हर किसी की ज़िंदगी में आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही बदनसीब हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और एक प्लस का चिन्ह है जो मेडिकल के बाहर लगा रहता है, हॉस्पिटल के बाहर लगा रहता है। मैं ये भी बोलता हूँ कि सबसे खुश नसीब वही इंसान है, सबसे धनवान इंसान वही है जिसको कभी मेडिकल में और हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, पैसा कम कमाए, लेकिन इन जगहों पे जाने की नौबत ना आए। इसका मतलब आप सबसे धनवान हो, सबसे बड़े नसीब वाले हो। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है, और इससे बढ़कर ज़िंदगी कोई नहीं है जिसको इन जगहों पे जाने की नौबत ना आए। क्योंकि पैसा तो आप ज़िंदगी में लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, हज़ारों कमा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेडिकल जा रहे हैं दवाइयों पे, तो वो पैसा कमा के भी क्या फ़ायदा। और वो शरीर भी जो कुछ न कुछ झेलता रहता है दर्द, उस ज़िंदगी का भी क्या फ़ायदा। सबसे बड़ा नसीब वाला वही है जो इन मेडिकल और हॉस्पिटल का दर्शन न करे, वही सबसे बड़ा अमीर भी है, वही सबसे बड़ा नसीब वाला भी है। मेरा डेली ब्लॉग रोज़ का होटल के हिसाब से बनता है। लोग गांव में रहते हैं तो डेली ब्लॉग पहाड़ी हिसाब से बनाते हैं, लेकिन मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो मैं होटल के हिसाब से बनाता हूँ। लेकिन आज मैं कुछ अलग बना रहा हूँ। कल मेरी 21वीं शादी सालगिरह भी था, 14 अप्रैल को। आज हमारे क्षेत्र में यानी कि बदानी ताल में मेला भी था, वहाँ साहब सिंह नमोला आए थे, मीना राणा आई थी। वह वीडियो भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे, अच्छा लगा। लेकिन तब तक मौसम ने साथ नहीं दिया, तो वहाँ भी थोड़ा गड़बड़ा गया, वो अलग बात है। पर इधर उधर की बातें न करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी की रियल कहानी सुनाता हूँ। जब मैं 1996 में पहली बार गुप्तकाशी नौकरी के लिए गया। कब? जब स्कूल की गर्मियों की पेपर देने के बाद छुट्टी पड़ती हैं, उस दौरान। तो
तब मैं क्लास 7 के पेपर दे के गया था। हमारे घर की कनेक्शन अच्छी नहीं थी। सबसे बड़ा भाई मैं था, मेरे पीछे 6 और थे, हम 7 भाई बहन हैं। हम 7 भाई बहन हैं, उसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और अगर मैं एक मेरी बहन गुजर चुकी थी उस दौरान, तो उसको लगा के 8 थे। पर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे माँ बापों ने हमारे लिए कमी की, क्योंकि उस दौरान जो दिहाड़ी थी, रोज़ की मजदूरी थी पत्थर तोड़ के, वो बहुत कम थी 1997 में। तो 50 रुपये दिहाड़ी थी, तो हर रोज़ कोई काम पे नहीं जा पाता है। कभी रिश्तेदारी में जाना, कभी गांव में शादी होने या कुछ भी, क्या कभी गांव में कोई किसी का मरना, कभी कुछ भी, मौसम ठीक नहीं रहना, अपनी खेती बाड़ी पर हल लगाना जाना। तो मुश्किल से आदमी 15 दिन में काम नहीं कर पाता था। तो 15 दिन का, अगर 15 दिन किसी आदमी ने काम किया तो कितने होते हैं? 50 रुपये के हिसाब से दिहाड़ी 750 रुपये। 750 रुपये में कोई इतना बड़ा परिवार नहीं पाल पाएगा। आज तो हम दिल्ली, बम्बई, दुबई, कुवैत, अनेक शहरों में घूम के आते हैं, फिर भी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। मतलब जो उनकी इच्छा है, जो उनकी पूर्ति है, वो भी अभी भी इतने पैसों को लेकर, इतनी पगार लेकर भी हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो वो तो दिहाड़ी मजदूरी वाले, पत्थर तोड़ने वाले इंसान, तो वो क्या कर पाते इतने बड़े परिवार के। जबकि आज के ज़माने में क्या चल गया, हम दो हमारे दो, तो वो नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो उतना बड़े परिवार को लेके चलते थे, उनको बस का क्या था। मैं अपने माँ बाप को दोष नहीं देता हूँ और दूसरों के माँ बाप को दोष नहीं देता हूँ। उस टाइम वही था। हाँ, ये बात अलग है कि उस टाइम खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी, बाज़ारों खर्चा कम होता था, इतने शौकीन नहीं थे लोग, इतने खाने पीने वाले नहीं थे। जो घर में होता था वही, उसी में संतुष्ट होते थे, और जो माँ बाप ने दिया उसी में संतुष्ट होते थे। जेब खर्च नीचे था, बस सिर्फ स्कूल की पढ़ाई लिखाई में खर्च था, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी उसमें पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो मैं अपने माँ बाप को या किसी और के माँ बाप को दोष नहीं देता हूँ उस ज़माने के हिसाब से, पर मैं अपनी रियलिटी सुना रहा हूँ। और औरों की भी इसमें जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं। बाकी मैं नहीं जानता हूँ कौन से देश में, कौन से प्रदेश में कैसे लोग हैं या कैसे उन्होंने ज़िंदगी बिताई। लेकिन जो हमारे उत्तराखंड की रियलिटी है, जो असली सच्चाई है, वो यही है कि उस दौरान जब बड़ा परिवार होता था और एक एक कमरे में सब सोते थे, रिश्तेदार आए हुए या परिवार के सभी सदस्य। आज तो हर बच्चे को अलग अलग फैसिलिटी चाहिए, अलग अलग कमरा चाहिए, अलग अलग शौक चाहिए, अलग अलग मोबाइल चाहिए, मोबाइल रिचार्ज चाहिए, मतलब जेब खर्चे रोज़ का, वो अलग बात है। वो ज़माना ही ऐसा गया। मैं उस पर भी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ बचपन की, वो वही है। और वो मेरी नहीं है, हर किसी की होगी। यहाँ पे एक आदमी अपनी, उसकी बहन लगती है या गर्लफ्रेंड लगती है, वो मोटरसाइकिल सिखा रहा है उसको, वो अलग बात है। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें हम क्या बोलें। रात का समय है, सिखाने का भी सही तरीका है। तो सबसे पहले गया था मैं 1997 में, जब मैंने 7 की परीक्षा दी और नौकरी करने को गुप्तकाशी। मेरे गांव वाले भी मेरे, उनके नाम मैं नहीं लूँगा अभी, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। बहुत सारे गए थे, मैं अकेला नहीं गया था, लेकिन उनमें से मैं एक था। और हमारे गांव के एक मेरे बड़े भाई हैं, दरमियान सिंह, वो लगे थे होटल में, और मुझे लगाया गया था एक सब्ज़ी की दुकान में। लेकिन तब सब्जियों के भी मुझे नाम याद नहीं थे, कितने प्रकार की सब्ज़ी होते हैं, क्या क्या नाम है, क्योंकि हमारे उस दौरान हमारे गांव में इतनी सब्जियां नहीं आती थी। आप विश्वास करोगे, पेप्सी, कोकोला हमारे ज़माने में नहीं थी, सब्जियां हमारे ज़माने में नहीं थी। दुकानों में सिर्फ वो सामान मिलता था जो घर के लिए, नमक, माचिस, चीनी, गुड़ या कुछ दाल चावल आटा, ये चीज़ें थी। पर जो अब आ गए वो उस दौरान नहीं थे, तो इसलिए हम उतना सीखे भी नहीं थे कि किस चीज़ का नाम क्या होता है, किस सब्ज़ी का नाम क्या होता है। और घर में भी इतनी सब्जियां नहीं होती थी जितनी आज की डेट पे मार्केट में है। तो मैं एक सब्ज़ी की दुकान में लगा था,
वज़न के बारे में वो मुझे मालूम था कि 100 ग्राम क्या होता है, 50 ग्राम क्या होता है, 1 किलो क्या होता है, आधा किलो क्या होता है। और सब्जियों के नाम भी सबका नहीं जानता था, प्याज टमाटर को छोड़ के, और थोड़ा 2-4 आइटम और छोड़ के। लेकिन लग गया। और जब देखा उसने कि इसको कोई जानकारी नहीं, वो भी गढ़ वाले था, मैं मानता हूँ, तो गढ़ वाले था, पर उसने भी बिजनेस चलाना था, धंधा चलाना था, मैं उसको भी क्यों दोष दूँ कि वो गलत था। लेकिन उसने भी देखा कि ये तो कुछ जानकारी नहीं रखता, सब्जियों के नाम ना वज़न का हिसाब किताब कुछ नहीं जानता है। तो उसने क्या किया, मेरे को बोला कि तेरा गांव वाला जहाँ लगा है होटल में, तेरे को वहाँ बुलाया, तो वहीं लग काम पे, तेरे बस का यहाँ नहीं है। बोला ठीक है भाई जी। भले बोला गढ़ वाले में, लेकिन मैं आप लोगों को इन्हें समझा रहा हूँ ताकि सबके समझ में आए, जो भी मुझे देखने वाला है। तो अपने गांव वाला जहाँ मेरा बड़ा भाई, मेरा गांव का दरमियान सिंह भाई लगे थे होटल में, उनके होटल में गया और उनके मालिक से बोला, सर मेरे मालिक ने बोला क्या तेरी नौकरी वहाँ है, तो वहाँ जा। बोलता ठीक है, वैसे तो मेरे पास काम नहीं है, लेकिन तू जा। गढ़वाली में बोला उन्होंने भी, वो गढ़वाले ही थे। गुप्त काशी की बात है ये, 1997 की। तो उन्होंने बोला जा, ऐसे कर, हमारे यहाँ नीचे होटल है, ऊपर रूम है हमारे, तो रूम के लिए अगर कोई यात्रियों को लेके आता है तो तेरे नौकरी पके। मैं गया, रोड पे खड़ा रहा, एक मैडम आई, उनको मैं बोला आंटी जी आपको कमरा चाहिए, तो उसका भी पता नहीं कहाँ से घूम फिर के आई थी, थकावट थी, तो उसने भी गुस्सा सब मेरे ऊपर निकाल दिया और सीधे मेरा हाथ पकड़ा और सीढ़ी पे ऊपर खींच दिया। कितने कमरे चाहिए तेरे को बोल। अब वो यात्री थी या उस होटल की मालकिन थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं डर गया। और औरों को बोलने से कि आपको कमरा चाहिए, उसके बाद मैंने किसी को नहीं बोला, क्योंकि उस मैडम ने मेरे को इतना डरा दिया था ना गुस्सा करके, कि मैं किसी को औरों को बोल ही नहीं पाया कि आपको कमरा चाहिए। फिर मैं 2 घंटे बाद वापस गया होटल में। मालिक ने पूछा कितना यात्री लाया, मैं बोला एक भी नहीं। बोलता भाई तेरे बस का नहीं है, तो ऐसे कर कहीं और जा। फिर मैंने पकड़ना पड़ा झोला, जो पंडित लोगों का होता था पहले के ज़माने में, उसमें मेरे एक पैंट शर्ट थी, पैंट शर्ट भी क्यों बोलना, कुर्ता पैजामा था। और मैं चल दिया उसको पकड़ के, और होटलों में रोते रोते नौकरी ढूंढनी। तो गया 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 रोते रोते सबसे काम मांगने लगा होटलों में। और उन्होंने मेरे को, एक ने खाना खा रहा था वहाँ पे एक होटल में, और उसने सुन लिया मेरे को रोते हुए और नौकरी की भीख मांगते हुए। वो भी बेचारा गढ़वाली था, बिपिन रावत या कुछ ऐसा उसका नाम था। तो उसने बोला तेरे को नौकरी चाहिए? मैं बोला हाँ जी। बोल पगार नहीं, बोल मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरी दादी है, मेरी औरत है, तो तुझे और कुछ नहीं करना है, मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना है। कभी कभी घर में पानी ना आए तो दूर से मंदिर है एक, और गुप्त काशी में आप जानते हैं मंदिर कहाँ है, तो वहाँ से बाल्टी में पानी लाना पड़ेगा। ठीक है। तब मेरी शायद 15-16 साल उम्र थी। मैं बोल रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन कम से कम मेरे जाने के बाद भी यही कहानी मेरे आने वाली पीढ़ी सुने, इसलिए इस ब्लॉग को बना रहा हूँ आज। तो मैं वही बोला कि ठीक है सर, मुझे मंजूर है, आपके बच्चों को देख लूँगा, कभी कभी पानी नहीं आएगा वो भी ला दूँगा। मैंने गढ़ वाले में बोला, वो भी गढ़ वाले थे, मैंने पर आप लोगों को समझाने के लिए हिंदी में बोल रहा हूँ। तो गया, उसने बोला ठीक है, पगार कितना लेगा? मैं बोला सर 250 रुपया। बोलता 250 रुपया? मेरे को लगा कि ये इनको ज़्यादा लग रहा है। बोला ठीक है सर, अगर 250 रुपया आपको ज़्यादा लग रहा है तो कम दे देना। नहीं नहीं 250 रुपये ठीक है। तो उन्होंने तो लगा कि ये बिल्कुल ही कम बोल रहा है, इस हिसाब से बोल रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि ज़्यादा समझ के इन्होंने बोला 250 रुपये। तो मैं बोला सर अगर ज़्यादा लग रहा है तो कम दे देना। तो बोला नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो वो क्या करता था, रेडियो टीवी जो मतलब रिपेयरिंग करते हैं वो दुकान चलाता था। तो वो अपना खाना खाने दुकान में होटल में आ रखा था। तो जैसे ही मेरे को उसने बोला कि चलो मेरा खाना हो गया, अब चलो मैं तुमको घर पे लेके जाता हूँ, अपने घर वालों से मिलाता हूँ कहाँ काम करना है। फिर उसकी दुकान में गए, उसने वहाँ दुकान बंद किया, फिर घर पे लेके गया। उसकी बीवी काट रही थी, उसका नाम क्या था मैं बताता हूँ। जो मुझे अपने घर पे लेके गया उसका नाम तो बिपिन था, पर उसकी बीवी का नाम मुझे आज भी याद नहीं है।
तो वो भिंडी काट रही थी और अच्छी स्टाइल से काट रही थी। चाकू उल्टा रखा था, उसमें भिंडी पटापट पटापट काट रही थी। तो उसने बोला मैं आदमी लेके आ गया हूँ नौकरी करने के लिए, बच्चों को देखभाल करने के लिए। तो उसने बोला ठीक है। उसने भी घर वाले में बात किया, बच्चे मेरा नाम पूछा, घर कहाँ है वो पूछा, मेरा ना। और एक रियलिटी और सुनाता हूँ इसी के बाद, पर पहले आप बने रहो। इस पे मैं बोल रहा हूँ फिल्म बन सकती है, घर वाली बनाओ चाहे हिंदी बनाओ, फिल्म बन सकती है। मेरे रियलिटी पे, मेरी ज़िंदगी के असली कहानी पे फिल्म बन सकती है। मैं इस कहानी को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं रहूँ ना रहूँ, पर मेरे आने वाली पीढ़ी सुने कि हाँ मैंने कैसे दिन देखे। चाहे मैं फेमस ना हूँ, फेमस होने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे नौबत भी आती है और ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं। और मेरी ज़िंदगी कैसी गई वो मैं उनको पर्सनली, सबको जितने मेरे चाहने वाले हैं उनको तो बता नहीं सकते, इसलिए एक वीडियो छोड़ रहा हूँ ताकि वो भी देखते रहें। जिसकी इच्छा हो, जो मुझे चाहता हो तो वो देखे मेरे यूट्यूब में जाके और मुझे देखे मैं क्या था, सही था, गलत था, कितना सच्चा था, कितना झूठा था। बस इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं मानता हूँ ये वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि कहानी ही लंबी है। जीवन आज 25 साल हो गए इस जीवन की कहानी में, तो कुछ कहानी भी लंबी ही होगी। उतार चढ़ाव होंगे, सुख दुख होंगे, प्यार मिला होगा, नफ़रत मिली होगी, तो सब सुना रहा हूँ। उस पर आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना सही है, कितना गलत है, क्या क्या झेलना पड़ा इंसान को। हमने भी झेला ही है अपने आप है। एक ये करोगे क्या, हर इंसान अपने आप को उस पर तोलेगा क्या कि हाँ ये दिन हमने भी देखे। तो उस आंटी ने मेरे को भिंडी की सब्ज़ी काटने को दी। फिर मैं भिंडी काटने लगा तो भिंडी, चाकू उल्टा पकड़ा मैंने और भिंडी काटने लगा, मेरी कट गई उंगली, भिंडियों पे लगने लग गया खून। उन्होंने देखा, बोलता अरे तेरा उंगली कट गया। मैं फिर भी मना कर रहा हूँ कि अगर हाँ बोलता हूँ तो ये मेरे को नौकरी से निकाल देते हैं। बोलेंगे तेरे को सब्ज़ी काटना नहीं आता तो क्या काम करेगा, नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए मैंने मना किया और खून आता जा रहा है और भिंडियों पे लगता जा रहा है और मैं फिर भी मना कर रहा हूँ कि उंगली नहीं करी। बोलता अरे देख ना पूरा भिंडी ख़राब हो गया, तो बोल रहा नहीं कटा, जा बाहर जा, नल पे हाथ धो के आ। उन्होंने घर वाले में बोला, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। फिर और उस पर पट्टी लगा और कोई बात नहीं, मैं काटती हूँ भिंडी। फिर वो बेचारी आंटी ने अपनी सब्ज़ी काटी, सब्ज़ी बनाई, चपाती बनाई, रोटी बनाई। फिर वो दोनों पति पत्नी और उनका एक छोटा बेटा एक कमरे में सोते थे और उनकी जो मतलब जो मालिक की दादी थी वो और उनका बड़ा बेटा और मैं एक कमरे में सोते थे। तो ऐसे ऐसे करके जब मेरे को तारीख भी मालूम नहीं था कि तारीख क्या होती हैं, कितनी तारीख हैं आज, तो सिर्फ मैं दीवार पे पेन का चिन्ह मारता था कि मेरे को आज कितने दिन हो गए। तब मेरे को तारीख भी मालूम था, बार भी मालूम था। सिर्फ गांव का छोड़ के कि मेरा गांव कहाँ है, उसके अलावा मेरे को कुछ मालूम नहीं था। मेरी ग्राम सभा सन है इतना ही मालूम था, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ज़िला कहाँ है, और कुछ भी क्या, उसके अलावा मेरे को कुछ मालूम नहीं था। न गणित मेरी थी, न हिंदी मेरी थी, न अंग्रेजी मेरी थी, कुछ नहीं। पढ़ा तो साथ था पर इतनी जानकारी मेरे को बिल्कुल नहीं थी। मैं मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर था, क्यों बोलना, मैं अच्छा था। बल्कि सच कहूँ तो जब प्रदेश आया, विदेश आया, तो अब मेरे को थोड़ा इंग्लिश आ गई, गणित आ गई, हिंदी आ गई, सब आ गए। लेकिन उस दौरान मेरे को पढ़ाई के मामले में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मतलब 5% जानकारी नहीं थी पढ़ाई में। साथ में कैसे चला गया मुझे भी खुद पता नहीं। तो कभी कभी पानी भी नहीं आता था, तो एक गुप्तकाशी का मंदिर है, उसमें बाल्टी पे पानी लेके आता था मैं। कभी ये नौबत हमेशा नहीं आती थी, पर 2-4 दिन छोड़ के आता ही थी। तो मैं पानी वहाँ से लेके आता था। वहाँ साधु संत उसी नल पे नंगे नहाते थे, जो नंगा बाबा हैं। तो उस दौरान मुझे भी शर्म आती थी, क्योंकि उस दौरान हमने माहौल ही नहीं देखा था ये सब चीज़ का। उस टाइम तो साधु संत थे नंगे पुंगे, आज तो लड़कियां चलती हैं नंगे पुंगे। पर उस ज़माने में 97 में ये हमारा समाज था ही नहीं। लेकिन उस साधु संतों को देख के भी हमें शर्म आते थे। आज तो लड़कियां चल रही उस हिसाब से। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने पेन पे चिन्ह, दीवार पे चिन्ह मारता गया। जैसे ही मेरे को 17वां दिन था,
तो मेरी दादी समझते हैं आप बाप की माँ। मेरी दादी जब से मैं गांव से निकला तब हमारी रोड, आज तो हमारे गांव में ही रोड है, लेकिन तब हमारी 5 किलो या 4 किलोमीटर दूर थी रोड, रणधार बोलते हैं वहाँ, तब वहाँ थी। और बस में बैठने के लिए हम वहाँ आते थे। तो जब कल्याण बांगड़ से आगे चली गई बस, तब तक मेरी दादी वहीं रही। और मतलब 17 दिन मेरे को गुप्त काशी में हो गई थी। मेरी दादी ने खाना नहीं खाया कि मेरा नाती को लाओ वापस, तब जाके मैं खाना खाऊंगी। दादी का प्यार ये था मेरे लिए। भले दादी के और भी पोता पोती गांव में थे, लेकिन पता नहीं क्या प्यार प्रेम था। हाँ, ये बात हकीकत है कि जब मेरी दादी खाना बांटती थी हमको, पूरा परिवार को, तो बोलती थी, एक गढ़वाले में एक डायलॉग है, खाए न पाए मना है। तो मेरी दादी जब पूरा परिवार को खाना बांटती थी तो खाना नहीं बचता था मेरी दादी के लिए, तो उसमें मैं थोड़ा जानबूझ के ज़्यादा मांग देता था ताकि अपनी दादी के लिए रख सकूं। तो जो हम भाई बहन थे, माँ बाप थे, सब हमारे परिवार कम से कम 8-9 आदमी थे, और इनको बांटते बांटते मेरे दादी के लिए खाना नहीं बचता था। तो तब मैं जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा मांगता था और वही खाना मैं छोड़ता था। तब मेरी दादी थोड़ा 1-2 निवाला खा देती थी। लेकिन मेरी दादी का एक गढ़वाले में डायलॉग था, मैं उसको हिंदी में भी समझाऊँगा आपको, खाए ना पाए मना आए। मतलब खाया नहीं पिया नहीं, फिर भी मरने को आया गया। बांट, जब खाना पीना नहीं तो बांटने के लिए, उसे अच्छा खुद ही निकाल देते, खा देते। जब मेरे लिए मतलब कुछ भी है जो भी है, पर उनको मन में वही संतोष होता कि मेरे परिवार ने खा लिया, बस मैंने खा लिया, संतुष्टि थी। ऐसे नहीं कि उनको ये गुस्सा होता होगा कि मेरे लिए कुछ बचा नहीं, मैं कैसे भूखे रहूँगा, ऐसा गुस्सा नहीं था। बस उनका दिल में यही था कि मेरे परिवार ने खा ली, मेरे नाते नतों ने खा ली, बस मेरे लिए वही बहुत बड़ी। तो दादी भी मेरे लिए, तभी मैं इसलिए जानबूझ के ज़्यादा एक थोड़ा मांग लेता था ताकि मेरी दादी भी थोड़ा निवाला खा ले। तो इसलिए दादी का प्यार मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ गया। फिर बड़ा पोता भी था, नाती भी था। मेरी दादी ने 17 दिन तक खाना नहीं खाया, मेरे बाप को परेशान कर दिया कि या तो मेरे नाती को ला या तो मैं मरती हूँ। तो मेरे पापा गए 17वां दिन गुप्त काशी। अब मेरे को पापा को भी पता नहीं, फ़ोन का ज़माना तब था नहीं, चिट्ठी हम जानते नहीं थे लिखना। बस जो गाड़ी वहाँ से आती थी ऐसे लगती थी कि सब हमारे गांव जा रहे हैं, और उनको देख के, और जो ऊपर से हेलीकॉप्टर जाते थे उनको देख के भी लगता था कि ये हमारे ही गांव जा रहे हैं। ऐसा लगता था बस ये गाड़ी भी हमारे माँ बाप देख लेंगे, ये हेलीकॉप्टर है ये भी हमारे माँ बाप देख लेंगे, लेकिन हम कब देखेंगे अपने माँ बाप को, अपने गाँव को। ऐसे मतलब यादें आती थी और ऐसे रोते थे हम वहाँ। तो कुल मिला के आपको ये मजाक लग रहा होगा जो आज की नई पीढ़ी है, लेकिन ये हकीकत हमने कैसे दिन झेले। और अभी तो कहानी की शुरुआत है, कहानी बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि 25 साल की जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाएगा जल्दी। 41 की उम्र है, लेकिन उसमें जो एक्सपीरियंस है, जो घर से बाहर है, वो 25 साल की है। तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, और अगर सुनना आपको अच्छा लगेगा तो सुनना, नहीं सुनना होगा तो वो आपकी मर्ज़ी। हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। तो 7वां दिन जब गुप्त काशी मेरे पापा पहुंचे, तो पापा को पता नहीं था कि कौन कहाँ है, गौरी कौन है, कि केदारनाथ है, कि गुप्त काशी हैं। लेकिन उन्होंने हर स्टॉप पे ढूंढा हमको, ताकि डायरेक्ट तो एक ही जगह जा नहीं सकते हैं, जब पता हो तभी तो जाएगा आदमी एक ही जगह में। लेकिन वो ढूंढते और अच्छा हुआ कि मेरे गांव का, मेरे बड़े भाई दरमियान सिंह रोड की जगह पे लगा था। मैं तो गांव के ऊपर जगह लगा था, परिवार में लगा था, पर वो मार्केट में था, और वो चाय लेने मतलब देने गए थे कहीं दुकान वालों को या होटल वालों, पता नहीं किसको भी गए होंगे। तो जैसे वो भाई रोड पे दिखे तो मेरे पापा, मतलब पहले उन्होंने ढूंढा पूरा, होटलों में नहीं मिले, पर जैसे वो दरमियान भाई उनको रोड पे दिखा तो फिर बस से नीचे उतर गए, वरना वो गोरकुंड जाने वाले थे उसके बाद। तो उन्होंने बोला, अरे मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ, पर तुम मिल गए, तो मिल गया, पर दर्शन कहाँ है। तो बड़े भाई ने भी बोला, भाई उसको तो मैंने ऊपर गांव में लगा रखा है घर खाते में, चलो ठीक है मैं लेके जाता हूँ तुमको। और उसी दिन क्या हुआ
कि जो उनका छोटा वाला बच्चा था वो बहुत रो रहा था, और वो मेरे चेहरे पे ऐसे हाथों के पंजे मार रहा था। तो मेरे अपने बुज़ुर्गों की कहानी एक याद आई कि यार बिल्ली अगर चेहरे पे ऐसे पंजा लेके जाती तो भाई घर में कोई मेहमान आने की संभावना होती है। लेकिन ये मेरे पे ऐसे क्यों कर रहा है। और फिर भी उसके रोते 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 1-2 घंटा मैं चिड़चिड़ा गया कि कितना इसको झेलूँ, इधर उधर घुमा रहा हूँ, खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये रोता रह रहा है। तो मैंने भी उसके जानबूझ के थोड़ा चुन्ना मारा ताकि वो और रोए और उसकी मम्मी उसको, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया एक बच्चे के साथ, मैं भी बच्चा ही था तब 16-17 साल की उम्र का, लेकिन परेशान होने की वजह से मैंने भी गलत किया कि उसके पीछे से मैंने जब गोद में रखा था और चुन्ना मार दिया कि कम से कम मैं 1 घंटा से झेल रहा हूँ इसको, तो इसकी मम्मी वापस मांगे, है ना, कुछ दूध पिला के इसको या सुला के इसको चुप करा दे, कम से कम मेरी परेशानी तो कम होगी। मैं मानता हूँ उस दौरान मेरे वजह से भी पाप हुआ, मैंने उसको पीछे से चुन्ना मार दिया ताकि वो और रोए उसकी मम्मी मांगे। तो जब मैंने उसको और रुलाया तब जाके उसकी मम्मी ने मांगा और दूध पिला के सुला दिया। लेकिन वैसे ही थोड़ी देर में मेरे पापा की खांसने की आवाज़ नीचे रास्ते में आ गया। मैं बोला यार ये क्या, जैसे मेरे पापा के खांसने की आवाज़ आई मैं नीचे आंगन में आ गया, और सच में दरमियान भाई और मेरे पापा आ रहे हैं वहाँ चढ़ाई पे। फिर मैंने अपने पापा को नमस्ते किया, फिर जो रिश्ता था उनसे ऐसा लगा कि एक रिश्ता हो गया हमारा। तो मैं उनको बोल रहा हूँ पापा ये मेरी चाची हैं, और जो मालिक था वो तो रुपाई के लिए गांव चला गया था, जो बोलते हैं ना गढ़वाली में बोलते हैं रोपनी, और रोपने के लिए गांव चला गया था। गांव में उसका भी तो कोई गांव होगा, वो तो उसका रोज़गार था गुप्तकाशी, तो वहाँ चला गया था अपने गांव में रुपाई के लिए। पर उसकी बीवी और उसकी दादी वहीं थी और मैं था और उसके बच्चे। तो मैंने बोला ये देखो ये मेरी चाची हैं, चाचा गांव जा रखे हैं और ये चाची की दादी हैं। तो उस हिसाब से उनका रिश्ता लगा दिया पापा का। तो एक दिन उनके भी एक रात रहे वहाँ बाप बेटे हम, और उस दूसरे दिन घर के लिए मेरे पापा ने बोला तेरी दादी जब से तो आया खाना नहीं खा रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे नाती को लेके आओ, मैं तभी जाके जीऊँगी, तभी जाके खाना खाऊंगी। तो बोला ठीक है चलते हैं फिर। और फिर मेरे रही हिसाब की बात, तो मेरी 250 रुपये पगार की बात हो रखी थी, लेकिन मालकिन ने कितना दिया मेरे को, 100 रुपया उस टाइम आते टाइम वापस 17 दिन का। अब बोलो उससे ज़्यादा तो मेरे पापा का खर्चा हो गया होगा आने जाने का जो मेरे को लेने आया, फिर मेरा भी आने जाने का खर्चा हो गया होगा, फिर 17 दिन की दिहाड़ी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे को 17 दिन का 100 रुपये दिया। 250 रुपये पे बात हो रखी थी, और मेरे को भी और उन्होंने ये भी बोला हुआ था कि तेरे चाचा के कपड़े थे इधर, पर चाचा तो गांव चले गए, तो मैं कैसे दे पाऊँगी तेरे को, गांव जाके कम से कम तो उनको छोटा करके अपने आप पहनता। लेकिन ऐसा करना अभी 100 रुपये अपना पगार लेके जा 17 दिन का, और जो कपड़े थे जब नेक्स्ट टाइम तो आना मेरे पास वापस, हमें तो बहुत पसंद है, पर ज़रूर आना, और जब तू वापस आएगा तब तेरे को कपड़े भी देंगे और थोड़ा पगार भी बढ़ाएंगे। बोला ठीक है। वही 100 रुपये में हम बाप भी आए और मैं भी आया, और ठीक है वो भी हो गया। फिर हुई उस टाइम बात क्या थी, तब रिजल्ट भी आता है, तो मैं तो पास था, लेकिन जो दरमियान भाई था वो बेचारा फेल हो गया था। लेकिन उसने जब अपने रिजल्ट का पूछा तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं तू भी पास है, तो उसने भी विश्वास किया, और वो भी उसको भी फिर याद आ गया कि यार ये घर जा रहा तो मैं भी जाता हूँ। तो हम दोनों घर आ गए। घर आके उसको पता चला, जेठ का महीना आप समझते हैं, जब गेहूँ लोग निकालते हैं तो उस टाइम गेहूँ के लोग वो भी बनाते हैं, गढ़वाली में उसको वमी बोलते हैं। तो हमने घर जाके वमी खाई दोनों भाइयों ने। फिर असली कहानी उसको सुनने को मिला कि तो वो तो फेल है। बोलता चाचा ने तो मेरे को बोला था तो पास है। तो मेरे पापा बोला मैं क्या बोलता वहाँ शहर में तेरे को ऐसा बोलता तो फेल हो गया, ताकि तू यहाँ कहीं गुम हो जाए, बस झूठ बोलना पड़ा। फिर वही बात तो वहीं पे हो गई समाप्त। चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने आगे क्लास पढ़ी, वो भाई ने भी मैंने भी, वो बात अलग है। फिर अगले साल फिर गए, जब 8वीं की परीक्षा मैंने दी, तब मैं साथ में गया था। 8वीं की परीक्षा के लिए परीक्षा देने के बाद फिर गए हम 1 साल बाद गए। तो उस दौरान लग गया मैं एक मिठाई की दुकान में,
नोटियाल थे वो लोग, विजय नोटियाल और एक और नोटियाल क्या थे, वो दोनों भाई थे, नोटियाल थे उनके सरनेम। पर एक भाई का नाम तो मेरे को याद है कि नोटियाल था, उसका विजय नोटियाल था उसका सरनेम। और जहाँ मैंने पहले काम किया था, जो मैं पिछले साल की कहानी सुना रहा हूँ, उनका घर भी उसी के पीछे था। पर जो भी है, लेकिन मैं लग गया था उनके होटल में, और वहाँ ऑलरेडी पहले से एक लड़का लगा हुआ था। वो कहाँ से था, उत्तरकाशी या कहीं से था, उसका नाम मुझे आज भी याद नहीं है। लेकिन जब वो सुबह में बहुत लेट उठता था क्या, और मेरे मालिक को ऐसा आदमी चाहिए था जो तुरंत एक आवाज़ लगाने पे खड़ा उठे। और मेरे क्या चिंता थी, नई नई नौकरी थी, वो तो बेचारा जमा हुआ था। तो जैसे ही मालिक बोलते थे दर्शन, तो मैं तुरंत खड़ा हो जाता था, और फिर काम भी अच्छा खासा करता था, तो हो गया। और हाँ, ये बात भी सच है कि तब मैं इतना छोटा था, आप विश्वास नहीं करोगे कि जब जो यात्रियों के लिए लेटरिन बाथरूम होता है, एक जेंट्स होता है एक लेडीज होता है, तो लेडीज बाथरूम में जाने के लिए भी मेरे को रोकता नहीं था वो बाथरूम वाला। क्यों? उनको लगता था ये बच्चा है, जाने दो। तो यात्री महिलाएं जो हैं, औरत लोग जो हैं, और दरवाजे भी थोड़ा वो टूटे फूटे हुए थे, तो जब बाथरूम में बैठी रहती थी, देखो इसमें शर्म भी ज़रूर है मेरे लिए कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कितना छोटा रहा होगा कि जो लेटरिन बाथरूम का जो मालिक था वो भी मेरे को लेडीज बाथरूम में छोड़ देता था। और जो लेडी लोग वहाँ बैठी रहती थी खुले दरवाजे या टूटे दरवाजे पे, वो भी मेरे पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे कि ये कैसे आ गया यहाँ, उनको भी बुरा नहीं लगता था। तो मैं कहीं भी चला जाता था, कभी जेंट्स में कभी लेडीज़ में, तो न मालिक रोक, मतलब वो बाथरूम वाला मालिक रोकता था, न लेडी लोग मेरे पे ऑब्जेक्शन उठाते थे। वो सोचते थे बच्चा है रे, बस ठीक है। तो ये उम्र थी मेरे उस दौरान, 16 साल का बच्चा उस दौरान। आज के 16 साल के बच्चे तो बहुत बच्चे पैदा करने वाले हो गए, लेकिन तब हमारी सोच बहुत मासूम थी और लोग भी मासूम थे, इसलिए लोग इतने गलत दिमाग में नहीं लेते थे, इसलिए हमको एक्सेप्ट करते थे। और उसके बाद जब मिठाई की दुकान थी, चाय की दुकान थी, तो लाजमी है कि दूध गर्म करना होगा। दूध की हंडी पे थोड़ा इधर उधर मतलब मलाई लगना, ऊपर से मलाई लगना, साइड में मलाई लगना, तो उसका जमना भी ज़रूरी है। तो उस पर भी हम एक, जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ एक था, तो उस पर भी हम लड़ते थे। तो फिर मालिक ने क्या किया, एक दिन तो चाटेगा हंडी को, मतलब हंडी बोला तो एक गढ़वाली में उसको तोला भी बोलते हैं, भोकनी भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हंडी समझ जाते हैं सब। तो उसको चाटने में भी हमको लड़ाई होती थी। तब मालिक ने ड्यूटी लगाया, एक दिन तू चाटेगा हंडी और एक दिन ये चाटेगा दूध की मलाई। तो उसमें भी जब हम नीचे खेतों में एक नल था, वहाँ नहाने जाते थे, पूरा गुप्तकाशी मार्केट वाले, तो वहाँ भी हमारी हरकत वही थी। उस पर मैं शेयर नहीं करूँगा बात, तो गुप्त हैं, वो बात अलग है। खेतों में एक नल होना, उसमें हमारा नहाना बहुत अजीब बात है, अलग बात है। और उस मिठाई की दुकान पे थी मेरी 500 रुपये पगार, और मैंने ऐसे ऐसे करके 6 महीना वहाँ काम किया, ठीक है। और मेरी वजह से, मेरे अच्छे काम की वजह से, जो मेरे साथ था उस लड़के को भी उन्होंने निकाल दिया था नौकरी से। और हमारे गांव का एक प्रबल भाई, मेरे बड़े भाई हैं गांव के ही, वो एक तंदूर में लगे थे होटल में, और उस तंदूर में को जलाने के लिए लोगों को टमाटर की पेटी जलानी पड़ती थी, उसमें जो कील लगी रहती थी, फिर उस कील राख में जब हो और बर्तन धोना पड़े तो कैसे हाथों पे चुभती थी, वो भी मुझे याद है। फिर एक मेरा रमेश भाई करके मेरा ये गांव वाला है, शिव सिंह चाचा करके मेरा ये गांव वाला है, कैसे कैसे दिन हमने देखे उस दौरान, हमको ही पता है। मानता हूँ आज के ज़माने के लड़कों को भी ये दिन देखने पड़ते होंगे, लेकिन हम अपने रियलिटी, अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने एक दिन झूठा क्या बोल दिया, मार्केट में मिले पोलम,
पोलम बोलते हैं ना हिंदी में। तो उसको बोल दिया कि ये गांव से मेरी माँ ने भेजे ताकि इनको भी गांव की याद आए, ये भी मेरे साथ गांव चलें। बोला चलो भाई गांव चलते हैं, ये घर से मेरी माँ ने पोलम भेजा। तो ऐसे ऐसे करके उनका भी उतावले हो गए वो भी और वो भी। पर ये है कि मेरा शेर जो दूसरा नंबर वाला था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने 500 रुपये के हिसाब से मेरे को पगार भी दी 6 महीने की, और तिलोड़ा तक छोड़ के भी लाए, मिठाई का डब्बा भी दिया क्योंकि उनकी मिठाई की दुकान थी, और मेरे लिए चड्डी बनियान जो भी चाहिए था, कोलगेट ब्रूस वो सब दिए, तिलोड़ा तक छोड़ के भी लाए। और घर के लिए बोलता रुपाई का टाइम है आजकल, रोपनी बदन लो गड़वाए माँ, और सब्जी भी दिया घर के लिए, प्याज टमाटर दिया, सब कुछ दिया, अच्छी बात। लेकिन उन्होंने बोला जब तू वापस आएगा मेरे पास ज़रूर आना, पर मैं उसके बाद भी नहीं गया। उसके बाद आया मैं सीधे बम्बई मेरे चाचा जी के साथ, श्री सोहन सिंह रावत के साथ, जो मेरे बाप के छोटे भाई हैं उनके साथ। तो जब हम आए तो मैंने बोला भाई मेरे को तो गाड़ी में उल्टी होती है। बोल मेरे चाचा ने बोला ट्रेन में कहाँ उल्टी होती है, मेरे को क्या पता ट्रेन में उल्टी होती है कि नहीं होती है, लेकिन मैं जो बस की हिसाब से बोला, मेरे को खिड़की पर बैठने दो, मेरे को उल्टी होती है। तो सहारनपुर से लोगों ने टिकट लिए, हम उस दौरान बहुत लोग आए मेरे क्षेत्र से, 15-20 आदमी। 1997 नवंबर दिसंबर की बात है, जब लोग दिवाली मनाने जाते हैं फिर वापस आते हैं। 98 का 31 मैंने यहीं झेला, बम्बई में झेला। क्या मतलब शुरुआत यहीं से की। तो वहाँ से भी जब मेरे चाचा ने ऐसा बोला उल्टी ट्रेन में नहीं होती, तो वो भी हो गए सच। फिर आगे पहुँच गए बम्बई। 11 दिन में बिल्ले पार्ले में रहा। तब एक लड़की, हमारे बड़े भाई कपूर सिंह पंवार की लड़की हुई उसी दौरान। आज उसकी भी शादी हो गई, उसकी भी एक लड़की हो गई, शायद लड़का भी हो गया होगा, मुझे नहीं पता, पर लड़की हो गई थी। तो ये मतलब आज से 25 साल पहले की बात है। तो 11 दिन उनके रूम पे बैठा रहा। फिर मैं मोरी में, वड़ाला में, सुयोग होटल में काम पे लगा। फिर 3 साल यानी कि 1998 से लेके और 2000 तक मैंने 3 साल मोरी में बर्तन घिसे। हाँ, और जो मैं बोल रहा हूँ मेरी एक बहन नहीं रही, ये भी उसी दौरान की बात है कि मेरे को कुछ ही महीने हुए थे, और तब फ़ोन फान तो थे नहीं, पर मेरे चाचा जी के लिए चिट्ठी आई होगी। तो मेरे चाचा मेरे होटल में आए और मेरे स्टाफ को बोले, मेरे सेठ को बोले, मेरे मैनेजमेंट को बोले कि दर्शन को आज मेरे साथ भेजो घर पे। अब उनके पास तो पूरा सच्चाई सुना दी, लेकिन मेरे पास नहीं बोला। अब मेरा भी दिल घबरा गया कि चाचा ऐसा क्यों बोल रहा है अचानक कि मेरे साथ भेजो। छुट्टी मांगनी थी तो एक दिन पहले बोलते कि भाई इसको कल छुट्टी दो और मेरे साथ भेजो। घबरा गया मैं समझ गया घर में कुछ गलत हो गया। उनके लिए तो चिट्ठी आई होगी कि ऐसे ऐसे होगी घटना। तो मेरी बहन बसंती थी जो चौथा नंबर की थी, तब वो 12-13 साल की थी। एक बुखार आने से वो सुबह स्कूल जाने के लिए पापा बोल रहे थे उसको कि जा स्कूल जा। उसने बोला मैं, पापा ने भी उसको डांटा कि तू स्कूल जाने क्यों हंगामा कर रहे हैं पगले। ये सामने होटल वाले कुछ हल्ला करा, तो पापा ने भी उसको डांटा कि स्कूल जाने की वजह से तू नखरा कर रही होगी, जबकि उसने मुंह धो लिया था, कपड़े पहन लिए थे स्कूल के। फिर भी जब उसने अपने ऊपर गुंजाइश नहीं जताई स्कूल जाने की, तो वापस सो गई और थोड़े 1 घंटे बाद वो ख़त्म हो गई बुखार की वजह से। तो चाचा जी ने भी मेरे को यहाँ आए लेने, स्टाफ को बोल दिया, मैनेजमेंट को बोल दिया इसको मेरे साथ भेजो। फिर पार्ले गए हम, तब मेरे चाचा का रूम पार्ले ही था, वो मेरा मामा का रूम था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे बुआ के पति। तो उनके रूम पे लेके गए, फिर उन्होंने मेरे को खाना खिलाया। मैं बोला यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, खाना खाना तो सब साथ में खाओ, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोलो कुछ हुआ क्या घर में। बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम खाना खाओ। फिर उन्होंने खाना खाया। किसको दिल करेगा खाना खाने जब दिमाग में चिंता हो कि कुछ तो ज़रूर हो गया, कि एक तो वहाँ से इमरजेंसी में लाए, फिर ऊपर से यहाँ खाना खिला रहे हैं अकेला, इतने लोग हैं और मेरे को अकेले खिला रहे हैं। तो फिर लास्ट में खाना खिलाने के बाद मैंने थोड़ा खाया। मेरा जब कैसे करेगा दिल जब दिमाग में चिंता हो, तो थोड़ा 2-4 खाए निवाले और बोला भाई क्या हो गया अब तो बोलो। तो उन्होंने बोला तेरी बहन ख़त्म हो गई, बस।
रोना शुरू हो गया पूरा। वहाँ झोपड़ी पट्टी वाले पार्ले वाले इकट्ठे हुए, क्या हो गया। ये था उस दौरान मेरी रियलिटी, मेरी कहानी। आगे भी सुनते रहो। सॉरी, उससे पहले मैं एक कहानी भूल गया। बम्बई आने से पहले कि एक कहानी और है। मैं देहरादून भी रहा, गुप्त काशी तो रहा ही 2 बार, पर तीसरी बार मैं देहरादून में गया बदानी ताल, जहाँ मेरा मामा का गांव है, भगवान सिंह मामा के साथ। और गया फिर बल्लूपुर ठेका था उस टाइम, जाफरानी बिकती थी वहाँ। अब मेरे मामा जो दूसरे नंबर के हैं, मान सिंह पवार, वो बल्लूपुर ठेका में काम करते थे। लेकिन जब उत्तराखंड आंदोलन चला तो उस दौरान वो भी फंस गए उस चक्कर में, और आज उसी की कृपा से उनको 4th क्लास में नौकरी मिल गई। तो मेरे मामा आज अपनी नौकरी कर रहे हैं, और थोड़ा उनको बीच में थोड़ा तकलीफ भी हुई, पर भगवान की कृपा से आज ठीक है। तो मामा के पास मेरे को लेके गए एक मामा के गांव वाले, भगवान सिंह पवार। तो जब मैं पहली बार अपने मामा के ठेके में गया, बल्लूपुर ठेके में, तो वहाँ दारू वालों की लाइन लगी थी। कोई 15 रुपये पकड़ा रहा, कोई 20 रुपये पकड़ा रहा। ऐसे ज़माना ही था उस टाइम जाफरानी की थैली का। तो अब मैं भी मामा के पास बैठ गया, तो उन्होंने मेरे लिए मंगाया क्या, थम्स अप। अरे मैंने देखा ये दारू मंगा रहे हैं मेरे लिए, मतलब लाए मेरे लिए। बोलता पी। मैं बोला मैं तो दारू पीता ही नहीं हूँ। बोलता ये दारू नहीं, ये ठंडा है। क्योंकि उस दौरान आप विश्वास करोगे, कोई नहीं करेगा, वही करेंगे जिन्होंने हमारे जैसे दिन झेले होंगे। आज के बच्चे नहीं विश्वास करेंगे कि थम्स अप को भी कोई दारू समझेगा। अरे जिन्होंने दूध के बदले थम्स अप पिया हो आज के बच्चों ने, वो कैसे विश्वास करेंगे हमारी कहानी पे। जिन्होंने दूध की जगह पे थम्स अप, पेप्सी, कोकोला पिया हो, वो कैसे विश्वास करेंगे क्या ऐसा भी हुआ होगा। क्योंकि तुम्हारे टाइम पे बाबू, तुम्हारे मार्केट में मिल रहा है, तुम्हारे गांव में मिल रहा है, तुम्हारी गली गली में मिल रहा है वो थम्स अप, कोकोला, पेप्सी, लिम्का या फेंटा, मिरिंडा, जो भी है कोल्ड ड्रिंक। लेकिन उस दौरान हमारे मार्केट में नहीं हुआ करती थी वो चीज़ें, पर हमने उसको भी दारू समझा और हमने मना कर दिया। मेरा मामा बोल रहे हैं ये दारू नहीं है, ये ठंडा है, पी के तो देख। मैंने ये घूंट पिया उनके कसम देने के बाद, तो वो चिड़चिड़ा लग रहा मुँह में। बोला नहीं ये दारू है। क्योंकि हमने दारू भी नहीं पी थी, लेकिन दारू की दुकान है, बस वही दिमाग में वहम बैठ गया कि दारू की दुकान में दारू तो मिलेगी, जबकि उन्होंने दूसरी जगह से मंगाई थी मेरे लिए खास कर। पर हमने नहीं पिया, एक मुँह में लगाया मामा की ज़बरदस्ती की वजह से। वो भी हमको अच्छा नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है ऐसे। फिर गए मामा के रूम पे, फिर वहाँ पे बंधी हुई थी गाय। बोला मामा जी मेरे लिए नौकरी देखो। बोल मामा ने बोला, बोल नौकरी तो है नहीं, इतने छोटे बच्चे के लिए कहाँ से लाऊं। हाँ ऐसा है, ये हमारी गाय है, इनको लेके जा, 1000 रुपये महीने का देंगे, 2 टाइम का खाना देंगे। जबकि वो गाय मेरे मामा की नहीं थी, वो बढ़ोतरी थी, और बढ़ोतरी की जो मालकिन है उनकी गाय थी। पर मामा ने मेरे साथ मजाक किया। बोला ठीक है, 1000 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। बोल कहीं तो बाग में तो नहीं खिलाएगा गाय को, ध्यान तो रखेगा। बोला नहीं मैं ध्यान रखूँगा। वो ठीक है, बोल 3 बजे लेके जाना। बोल तब तक बोल खाना खा ले, तो नहीं सो जा, आराम कर 1 घंटा, और फिर लेके जाना। बोल मैं 3 बजे उठा। बोला मामा खोल दूँ गाय। मेरे मामा भी ये वीडियो सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे यार देखो। और उस टाइम में उनको आंसू आए थे इस बात को सुन के। बोला मामा 3 बज गए, खोल दूँ गाय। वो सीधे रोने लग गया। अरे कितना मजबूर है तो नौकरी के लिए, ये गाय हमारी नहीं, हमारे रूम मालकिन के हैं, हम मजाक कर रहे थे। क्योंकि जब उन्होंने चाय बनाने के लिए दूध मंगाया ना, तो वो एक लड़का था खोड़ बांगर का, उसका नाम मैं भूल गया हूँ अब। उसने बोला था कि भाई जी गिलास लेके गया। वो दूध का ज़माना तब वही था कि गिलास लेके जाओ, उस पर दूध लेके आओ, और 2 रुपये का दूध लेके आओ चाय बनाने के लिए। क्या तो मैं नहीं समझा उस बात को। तो उन्होंने मजाक मजाक में बोल दिया कि आज गाय ने बछड़ा को दूध पिला दिया, इसलिए दूध नहीं दिया। हाँ, तो उसी पे मैं समझा कि इनकी गाय है, तो इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। बाद में बोला मामा ने तो कितना मजबूर है नौकरी के लिए, ऐसे ऐसे, ये हमारी गाय नहीं है, हमारे रूम के मालकिन का है। फिर उन्होंने उस लड़के को बोला, खोड़ वाले को, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, बोलता इसको प्रेम नगर लेके जा, वहाँ पे मेरे जान पहचान वाला है, उसकी जगह पे काम पे लगा। फिर मैं गया प्रेम नगर, मेरे को लेके गया वो बेचारा, चेहरा तो याद है पर नाम याद नहीं है।
फिर मैं वहाँ लग गया काम पे, ठेले लगाता था, राजमा चावल पराठे बेचता था बेचारा। उसका नाम था महेश भट्ट, पंजाबी है पर मुंडा सरदार था वो, बाल बुल पगड़ी पुगड़ी नहीं रखते हैं। उसकी घरवाली का नाम था सिमरन। उसके लड़के 2 लड़के थे, उनका नाम था कपिल अंकित, और उसका छोटा भाई भी था पिंटू, और उन्हीं के साथ उनकी माँ भी रहती थी। और पिंटू जो अंकल थे, मतलब मेरे सेठ के छोटे भाई, उनकी बीवी थी, उनकी माँ थी, उनकी एक बेटी थी जिसको हम पंजाबी के हिसाब से नानू करके बुलाते थे उस दौरान। अब तो उसके भी बच्चे हो गए होंगे। आज 27 साल पहले की बात है। तब वो 6-7 महीने की है, 1 साल की थी, तो आज उसके भी 27 साल पहले की बात है, तो उसके भी बच्चे हो गए होंगे जिसको हम नानू करके बुलाते थे। तो दिन भर बेचारा राजमा चावल बेचता था, और जैसे बीच में पराठा उसकी घरवाली घर पे बनाती थी, तो साइकिल थी, उस पर ले जाना था, आना था, जाना था, और पराठा के लिए घर पे। तो मेरे को भी उन्होंने जब मैं पहली बार घर पे गया तो क्या हुआ, जो आंटी थी मेरे मालिक की पत्नी, उसका नाम था सिमरन। अब मैं घर पे गया, मालिक ने बोला ये हमारा नया नौकर है, ये दुकान पर लग गया, और ऐसे ऐसे इसका नाम दर्शन है, ये भी हमारा बच्चा जैसा है, कपिल अंकित जैसा, इसका भी ख्याल रखना। तो आंटी ने क्या किया, उस कपिल अंकित की जो हाफ चड्डी होती नीले कलर की स्कूल की, वो मेरे को दे दिया, बोलता निकर पैंट, ये पैंट उतारा। मैंने वही क्या, मेरे को शर्म तो लगी ऐसे हाफ का छक्के से पहना, लेकिन उन्होंने निकलवा दिया ज़बरदस्ती। ठीक है, वहाँ भी एक पहले से बस मेरे साथ दोनों जगह ऐसे ही हुआ कांड। गुप्त काशी में भी ऐसा ही हुआ, मेरी वजह से, मेरी मेहनत की वजह से एक लड़के की नौकरी गई। फिर दूसरे यहाँ देहरादून में भी ऐसा ही हो गया। तो एक बहुत लंबा चौड़ा चमेला गांव का एक लड़का, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं, लेकिन गांव का नाम याद है, चमेला गांव का टीरी गढ़वाल का एक लड़का लगा हुआ था ऑलरेडी वहाँ बर्तन धोने पे, सब कुछ करने पे। तो उन्होंने क्या किया, उसको छत में सुलाते थे वो उनका, क्योंकि एक ही कमरा था, वह कमरे तो 2 थे पर उसमें बीच में दरवाज़ा नहीं था, तो वो नहीं सुलाते थे साथ में, ऊपर छत पे सुलाते थे उसको। तो मेरे को भी ऊपर छत में सुला दिया था। वहाँ होते हैं ये जामुन के पेड़, तो जामुन हमारे गांव में तो होते नहीं हैं, तो पहली बार देखे मैंने जामुन, और वहाँ थे जामुन, और मच्छर भी थे, हमारे गांव में मच्छर नहीं होते हैं। तो छत पे सोए, वो बेचारे ने अपनी चादर ओढ़ के रखी थी, उसने मेरे पास दिया नहीं, मैं खाली सोया छत पे। मेरे को मच्छर खा रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये खा क्या रहे हैं भाई। हमारे गांव में तो मच्छर होते नहीं हैं। फिर ऊपर से पड़े थे जामुन के दाने काले काले, भाई ये क्या पड़ रहे हैं, और वो बेचारा जैसे पड़ रहे हैं ऊपर से हवा से, तो खा रहा है उनको। मैंने भी उसको देख के, थोड़ा घमंडी टाइप का था, उसने मेरे को समझाया नहीं कि ये मच्छर हैं, थोड़ा मालिक लोगों से चादर मांग ले, या खुद ही दे देता कि ले बा थोड़ा चादर ओढ़ ले, तेरे को मच्छर खा रहा है, नहीं, या कोई ये जामुन है तू भी खा ले, नहीं। और उसको हो सकता वो घमंड था, या हो सकता उसको लगा होगा कि ये इसको जानकारी होगी, पर इसको नहीं खाना होगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ ये खा रहे हैं इनको, ये पेड़ से गिर रहे हैं काले काले, तो ये क्या है यार, ये खा रहा है। मैं भी खाना, मेरे को लगा ये तो बहुत स्वादिष्ट हो रहे हैं, मीठे हो रहे हैं, मैंने भी खाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ऐसे करके 1-2 दिन गुजर गए, 2 दिन क्या 1 हफ्ता गुजर गया। से लोगों को लगा मेरा काम अच्छा, और उन्होंने क्या किया, एक दिन साजिश रच दी। उनकी थी एक दुकान, उस दुकान में हमको सुला दिया, मतलब उसमें नई दुकान बनाई उसने, पर उसमें मटेरियल नहीं रखा था, पता नहीं क्या डालना था उन्होंने, उसमें क्या सामान डालना था मालूम नहीं, पर खाली कमरे बना दिया और उसमें सुला दिया कि यहाँ ऊपर तुमको मच्छर खाते हैं छत में, वहाँ पीछे दुकान में सो। घर के पीछे एक दुकान बनाई थी, उसमें सो जाओ दोनों। और उन्होंने लगाया उसमें बाहर से लॉक, ताला, और सुबह में उठने को तो उठ गए, पर खोलने कैसे, बाहर से तो ताला लगा हुआ है। अब क्या हो गया, मालिक वहाँ बेचारा सुबह 6 बजे उठ के पूरा सामान तैयार कर रहा है, क्योंकि ठेले ले जाने हैं प्रेम नगर में, मार्केट में राजमा चावल पराठा बेचने के लिए। ये तो नौकर लोग दोनों सो रहे हैं, पर हम सोए नहीं थे, हम तो उठ गए थे, पर दरवाज़ा बंद था तो कैसे खोलें। बाद में उसने चुपके से खोला, चला गया घर पे। और फिर हमने ट्राई किया, वो उस टाइम फटक से खुल गया। फिर शटर खोल के गए, वहाँ बेचारे ने खाना, मालिक ने खाना तैयार करके रखा है। अब उसने क्या बोला, दोनों में से एक रहो,
ये कोई टाइम है आने का? दोनों में से एक रहो एक जाओ। मैं तो सोचा ये पुराना आदमी है, मेरी नौकरी तो गई। तब तक उसने मेरे को काम बोल दिया, दर्शन वो छोले पलटे मार टिफिन में। अब मेरे को लगा हाँ मैं तो बच गया भाई, ये मेरे को काम बोल रहा है, खुश हो गया। वो बेचारे को काम से निकाल दी। फिर ऐसे ऐसे करके मैं वहाँ साइकिल भी सीखा, उनके कपिल अंकित बेटे थे उनके साथ साइकिल भी सीख गया। देखा होगा आपने मेरे ब्लॉग में, परसों में मैं साइकिल चला रहा था। इससे पहले मैंने बम्बई में पार्सल में काम किया तो लोगों का खाना छोड़ता था। गांव में मैंने मोटरसाइकिल चलाई, तो बस वही शुरुआत वहीं से हुई थी। जिसने साइकिल का बैलेंस बनाया उसने समझ लो मोटरसाइकिल भी चला सकता है और कुछ भी क्या। हाँ ये है कि मैंने गाड़ी भी कोशिश की, यहाँ 6,000 रुपया भरा। फिर गांव में भी मेरा एक दोस्त भाई राजू करके उसने भी अपनी गाड़ी चलाने को सिखाई। मैं 4 व्हीलर पर मुझे डर लगता है, लेकिन 2 व्हीलर पर मुझे डर नहीं लगता, बिंदास चलाता हूँ। साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे हीरो होंडा हो, कुछ भी चला लेता हूँ। तो तब 2 रुपये का 1 घंटे का साइकिल चलाने का मिलता था देहरादून में। तो सेठ हमको 5 रुपये देता था रोज़ का खर्चा मेरे को। उसमें से मैं 2 रुपये का साइकिल चलाता था, 3 रुपये का चाउमीन खाता था। वहीं गार्डन में मार्केट, मतलब गार्डन बोल सकते हैं, यार्ड बोल सकते हैं, या मैदान बोल सकते हैं। वहीं मैदान में तब 3 रुपये की चाउमीन भी लगती थी हाफ प्लेट, उसको खा लेता था। सिर्फ 5 रुपये रोज़ का खर्चा देता था। तो 6 महीना वहाँ पे काम किया। उसके बाद मेरे मामा आए, बोला चलो भाई घर चलो, तेरे को 6 महीना हो गया, चलते हैं घर में। बोला ठीक है चलो घर। फिर उसके बाद बम्बई आए। बम्बई की कहानी में मैंने सुना दी कि मैं ट्रेन में ऐसे ऐसे उल्टी होने का बोला, तो मेरे चाचा ने बोला ट्रेन में उल्टी नहीं होती। फिर मेरे चाचा ने ऐसे जो भी मैंने बोला कि मेरी बहन गुजर गई थी, जो भी मैंने सुना दिया आपको। मैं थोड़ा ये कहानी भूल गया था इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं वडाला सीयू होटल में मूरी में लगा। वहाँ 1998 जनवरी 7 जनवरी 1998 से लग गया था काम पे, और 2000 तक मैंने काम किया। 3 साल मोरी में घिसे। यहाँ तक कि जो आप लोग आज के लड़के लोग जानते हैं कि चाउमीन में क्या क्या सॉस पड़ती हैं, घर में ही जान लेते हैं, होटल में आने की ज़रूरत ही नहीं। चाउमीन में क्या क्या सॉस पड़ती हैं घर में ही बनाते हैं आप लोग। सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर, अजनोमोटो, वाइट पेपर, नमक, जो भी पड़ता है, पत्ता गोभी, गाजर। उस टाइम मैं जब होटल में आया तो मैंने अजनोमोटो को भी चीनी समझ के ऐसे मुंह में डाल दिया, और बाद में जब लगा वो अजीब सा तो थूक दिया। ये था मेरा, क्योंकि हमारे ज़माने में वो सब नहीं था क्या। फिर ऐसे ऐसे करके जीवन बीतता गया। हेल्पर में गए, किरत सिंह भाई मेरे गांव वाले हैं, उनके साथ हेल्पर में गया। फिर क्लास सिंह में गया, कहीं भी गया, रसना पंजाब में गया, कांदीवली सीजन हॉल में गया। मतलब बहुत होटल झेले, पार्सल किया, सुपरवाइज़र किया, मोरी में किया, बहुत काम किए। और तभी से मैंने अपने जीवन में लोगों को काम पे लगाना शुरू कर दिया था। और आज तक मैंने तो स्टेटस पे 150 लिखा था, लेकिन मैंने कम से कम 250-300 लोगों को अभी तक नौकरी पे लगा दिया। पर इतना याद नहीं किस किस को लगाया, कहाँ कहाँ लगाया, क्योंकि 25 साल का रिकॉर्ड हर कोई दिमाग में नहीं रख सकता है। हाँ जितना मेरे को याद था उसी मैंने टारगेट रखा है कि 150 से ऊपर मैंने अपने लाइफ में काम पे लोगों को लगाया, और इंटरेस्ट रखा लोगों को रोज़गार देने का। किसी ने मेरे को लगाया होगा तो उससे ज़्यादा मैंने लोगों को लगाया। पर ऐसा है कि मेरे को लोगों को रोज़गार देने में बहुत इंटरेस्ट है। और यही काम अगर मैं जैसे जानता हूँ कि लोग दलाली लेते हैं, पैसे लेते हैं, मालिक से भी लेते हैं और जिसको काम पे लगाते हैं उससे भी लेते हैं, तो मैं आज लाखों कमा लिया होता इसी काम में। लेकिन मैंने ऐसा लालच कभी नहीं किया कि किसी को नौकरी पे लगाने के लिए पैसा लूँ, या जिसको मैं आदमी दे रहा हूँ जिस मालिक को, उससे पैसा लूँ। मैंने ऐसा लालच कभी नहीं किया। बस उनको आदमी मिल जाए और किसी को रोज़गार मिल जाए, यही मेरा धर्म है, यही मेरा ईमान है, यही मेरा मतलब एक सोच है, अच्छी सोच। तो थोड़ा होटल लाइन को छोड़ के वापस गांव की तरफ जाता हूं। तो जब मैं पहली बार बम्बई से घर गया था, एक बहन मेरी चिट्ठी में पढ़ते ही मर चुकी थी, जिसका नाम बसंती था, 12-13 साल की थी।
फिर मेरी एक बहन। और देखो उस दौरान की बात ये भी है कि हमारा एक जखोली ब्लॉक में एक हॉस्पिटल है, जिसमें उस दौरान जब मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ बच्चे बंद करने का, उस दौरान बहुत लोगों के, हमारे क्षेत्र के बहुत महिलाओं के ऑपरेशन हुए। तो उसी मतलब अब मैं क्यों डॉक्टरों को दोष दूं, पर जितनी महिलाएं उस दिन ऑपरेशन करने के लिए गए तो थोड़ा डिलेस हो गई, तो मेरे माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो बच्चे बंद करने का होता है। तो मेरी माँ का ऑपरेशन करने के बाद भी बच्चा रुक गया, जिसमें मेरी मतलब पहले हम थे 3 भाई और 1 बहन, जिसमें से हम आज भी हैं। मैं हूँ दर्शन, फिर मेरा भाई सुंदर, मेरा भाई बीरबल, फिर उसके बाद मेरी बहन जो मर गई चौथा नंबर की बसंती। तो मेरे माँ बाप ने ऑपरेशन कर देता, बच्चे बंद कर देते। लेकिन उस टाइम ऐसे था कि इतनी हमारे क्षेत्र से गए कि डॉक्टर लोग भी थक गए ऑपरेशन करते करते, और उनसे भी कुछ गलती हो गई। तो मेरी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद मेरी माँ के 2 बच्चे जुड़वा हो गए। एक का मेरा भाई का नाम है उत्तम, उसका दूसरी का नाम है उत्तम दी। तब मेरी दादी जी ने थे जब ये दोनों जुड़वा हो गए। फिर उसके बाद फिर हुई मेरे बहन, एक छोटी, सबसे छोटी बहन के नाम पे उर्मिला। जब मैं पहली बार बम्बई से गांव गया, तब वो छोटी थी 2-3, मतलब वो वही थी फागुन के महीने, और मैं गया था बैसाख में, जो गांव में बोलते हैं ना अप्रैल में, यही दौरान अप्रैल में। तो तब वो शायद 2.5-3 महीने की थी। उसकी फ़ोटो भी है मेरे पास तब की, जब वो 2-3 महीने की थी। आज उसकी खुद बच्ची, उसकी लड़की, मेरी बहन की लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 3 या 4 साल की है। तो ये है क्या कहानी। और उसके बाद मेरा छोटा भाई हुआ, उसके बाद अनिल करके, जिसने मिलिट्री में भी ट्राई किया, जो ये अभी बीच में भर्ती आई थी, क्या नाम था उसका, ये जो अभी भर्ती है उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप लोग जानते होंगे। उसमें बहुत सारे बच्चों के सपने चूर चूर हुए। बस अग्निवीर भर्ती, उसमें मेरा भाई भी सब कुछ में निकल गया था, लास्ट में बाहर हो गया। रेस में निकला, मेडिकल में निकला, बाद में पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने, बाहर कर दिया। आज वो भी होटल इंडस्ट्री में आ गया। बस अब मेरे एक तो बहन मर गई थी, लेकिन अभी भी हम 7 हैं, 5 भाई 2 बहन, और सबके घर बस गए, सबके बच्चे हो गए। सिर्फ एक अनिल है जिसकी शादी नहीं हुई और जिसके बच्चे नहीं हुए, सबसे छोटा वाला। ये हकीकत है। तो होटल इंडस्ट्री को तो जाने दो। उसके बाद है 2002 में मेरी शादी हुई, 2004 में मेरी बड़ी बेटी अमीषा हुई, 2005 में मेरा बड़ा बेटा आशीष हुआ, 2006 में भी एक बच्चा रह गया था जिसको हमने सोचा कि यार लगातार हो रहे हैं तो उसको फेंक दिया था। 2007 में मेरा छोटा बेटा आकाश हुआ, जो आज 6 महीना काम करके मेरे ही साथ अभी काम करके वापस भी चला गया गांव। 6 महीना काम करके, छोटा वाला है, उसने 10 पास करके मेरे पास आया था नौकरी करने। 6 महीना काम करके गांव में चला गया। मेरा घर बन रहा है, वो भी वहाँ पे मिस्त्रियों के साथ हेल्प कर रहा है। बड़ा बेटा अभी 12वीं के पेपर दिया, बड़ी बेटी ने 12 पास करके बैठी है, और आज्ञाकारी हैं, संस्कारी हैं, सब अच्छे हैं। अपने घर भी संभाल रहे हैं, अपनी गरीबी भी संभाल रहे हैं, मेरे को भी संभालना है कि हमारा पापा के पास ज़्यादा लेन देन के लिए, फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं, वो सब चीज़ देख रहे हैं। डिमांड नहीं करते हैं कपड़ों की, मोबाइल की, या रिचार्ज की, या कोई भी हर चीज़ की। अभी तक संस्कारी हैं। आगे आगे क्या होता है कि मुझे नहीं पता। भगवान मालिक हो और आप लोगों का आशीर्वाद हो। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे बिगड़ें, लेकिन कोशिश ये है कि हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, है ना। पर अभी भी ठीक हैं, संस्कारी हैं, अपने घर को संभाल रहे हैं, हमारी गरीबी देख रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या डिमांड करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। घर में जो मिल रहा है, जो पहनने को मिल रहा है, जो खाने को मिल रहा है, चुपचाप खा रहे हैं, पहन रहे हैं, बस। डिमांड कुछ नहीं है जैसे होती हैं आज के लड़कों के बच्चों। पर नसीब बहुत बेकार है। मैंने अपने लाइफ में कभी बेरोज़गार नहीं रहा, चाहे घर में रहा हो चाहे यहाँ पे रहा हो। लोग विदेश से, परदेश से
घर में जाते हैं तो ऐसा आराम करने जाते हैं, आराम करने जाते हैं, लेकिन मैं घर में भी काम करता हूँ, ये सभी लोग जानते हैं, मेरे गांव वाले जो मुझे जान पहचान वाले मेरे क्षेत्र के। मैं घर में भी आराम नहीं करता हूँ, रोज़गार पे लगा रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज भी भिखारी हूँ, गरीब हूँ, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है। हाँ, प्यार प्रेम का मैं धनवान हूँ, बैंक बैलेंस है मेरे पास प्यार प्रेम का, पर पैसों का नहीं। लोगों के दिलों में बहुत इज्जत और प्यार कमा रखा है, रिश्तेदारों के, गांव वालों के। बाकी हो सकता है गलत फहमी की वजह से किसी के दिल में नफरत हो, तो वो अलग बात है, अपनी अपनी सोच है, वो अलग बात है। पर अपनी कर्म से, अपने धर्म से, अपने दिल से, अपने लेन देन की वजह से मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। कोशिश मेरी यही रहती है, मुझसे कोई पाप ना हो, मुझसे कोई गलती ना हो, मुझसे किसी का दिल ना दुखे। मेरे पास जो है मैं लोगों को दूँ, थोड़ा खुद खाऊं, थोड़ा दूसरे को दूँ, मेरी सोच यही रहती है। बाकी किसी को मुझे मेरे इज्जत की जलन हो, मेरा लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं उसकी जलन हो, वो मेरे को बिना मतलब का बदनाम करना चाहते हैं, वो अलग बात है। होता है जिसकी कोई चर्चा होती है, जिसका कोई प्यार प्रेम ज़्यादा होता है, उसके दुश्मन भी बन जाते हैं, वो बात अलग है। तो भगवान जाने, वो जाने, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा। 2015 में मैं दुबई गया, 10 महीना वहाँ रहा, फिर अपने भाई उत्तम की शादी के लिए घर आया। नहीं, मेरी बहन की शादी थी तब, और उत्तम दी की। फिर उसके बाद मैं 2017-18 में मैं फिर कुवैत गया, 2.5 साल वहाँ काम किया। पर बीच में ऐसी नौबत आ गई कि मतलब आप लोगों को भी पता होगा, जो मुझे जानते हैं, सोशल मीडिया, मेरे गांव वाले रिश्तेदार तो मुझे जानते ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग जिनको मैं नहीं जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। और मैंने अपने ये सुख दुख कई बार आप लोगों के सामने रखे हैं, तो वो भी जानते हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ। और सबसे बड़ी घटना तब हो गई थी, आज से 6 साल पहले, जब मैं कुवैत में था 2017 में। तब मेरे छोटे भाई उत्तम की औरत पेड़ से गिरी थी, जिसके रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से वो आज भी 6 सालों से ठीक नहीं हो पाई। मेरा भाई भी तब से बेरोजगार है, जबकि वो पहले खुद कांदिवली में मेरे साथ काम करता था, होटल में, एक ही होटल में हम दोनों भाई काम करते थे। मैं तब वहाँ इंजन उस्ताद था। तब वो बेचारा, मैं उसको गांव से लाया तो फटके में था, मतलब टेबल साफ़ करता था, प्लेट उठाता था। उसके बाद उसने अच्छे हमसे बड़ी पगार ली, थाना मोनिस में, कई जगह हमसे मेरे से ज़्यादा पगार उसने ली। लेकिन उसके नसीब ने ऐसा खेल खेला कि आज वो अपनी बीवी की, अपनी पत्नी की देखभाल करते करते उसको 6-7 साल गांव में ही हो गए। उसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कहीं से इनकम कुछ ज़्यादा नहीं है दिल से, वरना अपने की हेल्प कौन नहीं करना चाहेगा। पर वो बेचारी भी अपंग बन चुकी है, पैर उसके काम नहीं करते हैं, हाथ काम करते हैं, दिमाग काम करता है, ऊपर का हिस्सा पूरा काम करता है, लेकिन पैर पे उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। और जिसकी वजह से मेरा भाई भी उस दिन से बेरोजगार हो गया। और उसके बाद उससे भी बड़ी घटना फिर मेरे दूसरे नंबर सुंदर भाई के साथ हुई, जो मस्कट ओमान में काम करता था। 8-9 साल उसको शायद वहाँ नौकरी करते करते हो गया था। वो सबका सुख दुख देख रहा था, यहाँ तक कि बहनों का भी, रिश्तेदारों का भी, हमारा भी, लगभग सबका सारा वो बन गया था, वो अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से। लेकिन भगवान ने उसके साथ ऐसे अत्याचार किया कि जब वो अपनी छुट्टी पर घर आ रखा था, धारी देवी गया। कैसे कैसे देवी देवताओं के दर्शन उसने परिवार को भी कराए, जो हमारे सिर्फ सपने थे उसने पूरे करवाए, ससुराल वालों को भी, अपने परिवार को भी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, 31 सितंबर को, आज से 2 साल पहले 31 सितंबर को ऐसा दिन आया कि उसको एक पैरालाइज का झटका पड़ गया, जिसकी वजह से सिर्फ वो 5% पे था। जब हम मेरे
रिश्तेदार, मेरे गांव वाले, मेरे परिवार वाले उसको ऋषिकेश एम्स में लेके गए तो वो सिर्फ 5% पे था। आज वो भले वापस 80-90% पे आ गया 1-1.5 साल बाद, लेकिन आज भी वो हमको पहचान पा रहा है, हमें नहीं पता, क्योंकि वो न बोल सकता है न अपने हाथ पैर चला सकता है। बस सिर्फ इतना ही है कि जीवित है और एक हाथ से खाना खा रहा है, इतना ही है। बाकी वो परिवार पे बोझ बन गया, अपनी बीवी पे बोझ बन गया, अपने बच्चों पे बोझ बन गया। बाकी तो कौन है, ये तो ऊपर वाला, ये तो उसके बीवी बच्चे। 2-4 दिन 10 दिन एक हर कोई पूछता है कैसा है, क्या है, खर्चा चाहिए। बाकी तो उन्होंने ही झेलना है। सबसे बुरी कनेक्शन वो हुई। मैं इसीलिए शुरू में बोला था कि सबसे बड़ा नसीब वाला वही है जिसने हॉस्पिटल ने देखा और मेडिकल ने देखा। इंसान सबसे बड़ा अमीर वही है। वो महीने का 10,000 कमाए, 5,000 कमाए, अगर वो हॉस्पिटल और मेडिकल नहीं जा रहा ना, वो आराम से सुखी जीवन जी सकता है। लेकिन कोई इंसान हॉस्पिटल जा रहा है, मेडिकल जा रहा है, दवाई ले रहा है, तो वो इंसान महीने का 50,000 कमाए, 1 लाख कमाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब शरीर ही ठीक नहीं, वही है। तो रियलिटी यही है। भले बोरिंग है कहानी, लेकिन अगर सुनने लगेगा तो पिक्चरों में एक एक्टिंग होती है, एक काल्पनिक कथा होती है। उसको आप 3 घंटा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं, अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं। अपने घर में बैठे बैठे थोड़ा सा, शायद 1-1.5 घंटा की कहानी होगी, ये भी सुन लेना। लेकिन ये हकीकत है। देखो ये सामने होटल चालू था थोड़ी देर पहले, अभी बंद हो गया है क्योंकि टाइम ओवर हो गया। लेकिन मेरा भी सुबह ड्यूटी जाना है, लेकिन ये इस ब्लॉग को पूरा करना है। वैसे आप लोगों को हंसाने के लिए मैं बहुत सारे ब्लॉग बनाता रहता हूँ, लेकिन ऐसा ब्लॉग मैं आज पहली बार बना रहा हूँ। और मैं इस पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं डालूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी एक एक आवाज़, एक एक शब्द आप लोगों को सुनाई दें। क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक डालने में क्या होता है, कभी कभी कोई शब्द नहीं सुनाई देता है। रही बात मेरी होटल की कहानी की, जहाँ मैं अभी लगा हूँ, वहाँ के भी कभी मैं एक दिन ब्लॉग बनाऊँगा। उनसे लोगों की और मेरी दिल लगी कैसी हो गई, स्टाफ की दिल लगी कैसी हो गई, उस पर भी एक दिन ब्लॉग बनाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं दोस्तों के दिल में जगह बना पाया हूँ, से लोगों के दिल में जगह बना पाया हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना होटल इंडस्ट्री में, बोलते हैं, एक डायलॉग भी है कि सेठ के आगे और घोड़े के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए, कभी भी लात लग सकती है। हमने ऐसे कर्म कभी नहीं किए। ऐसे किए होते तो इसी होटल में आज मैं 50,000 या 30,000 पगार ले रहा होता। लेकिन हमने स्टाफ के दिल में रहने की कोशिश की, क्योंकि वो हर जगह मिलेगा, से लोग हर जगह नहीं मिलेंगे। और यही नहीं, हमने जहाँ भी काम किया यही कोशिश की कि स्टाफ हमारे साथ हंसता रहे। से लोग तो अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे, अपने घर में बैठे रहेंगे, लेकिन एनी टाइम तो हमारे साथ स्टाफ रहेगा ना, उनके दिल में रहो। पर अपने परिवार के दिल में मैं नहीं रह पाया, क्योंकि धर्म संकट बहुत बेकार चीज़ है। और पुराने सोच वाले होते हैं माँ बाप, उसमें भी हम भी थे पुराने सोच में, लेकिन हमने अपने आप को ढाल दिया, कोशिश की अपने आप को कि नए ज़माने में ढालने की। और अब अगर ज़िंदगी रही तो कोशिश करूँगा कि मेरी भी बेटे की बहू आएगी, मतलब बुआरी आएगी, तो मैं भी उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना उठाऊँ। ये टिकटॉक बनाने वाली है, ये रील बनाने वाली है, ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने वाली है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि एक शौक़ बन गया और खुश रहने का तरीका बन गया लोगों का। तो इस पे किसी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए ऐसी है, क्योंकि एक वो उनका मन बहलाने वाला भी ये भी बन गया, टाइम पास भी बन गया, और एक शौक़ भी बन गया। कितने लाइक आते हैं, कितने कमेंट आता है, कौन क्या बोलता है, मतलब एक शौक़ बन गया, एक रिवाज बन गया, एक अपने आप को मतलब
परिवार के और गांव वाले जो सामने हैं उनके साथ खुश रहे ना रहें, बस किसी का कमेंट और लाइक आ गया उसी पे खुश रहना सीख लिया लोगों ने। तो हमें कोशिश करेंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम इस चीज़ से पाबंदी न लगाएं। पर हमारे माँ बाप इस चीज़ को नहीं समझ पाए, उन्होंने हमको गलत समझते रहे, हमको रिश्तेदारी में और गांव वालों की नज़रों में और अपनी नज़रों में गिराते रहे, जबकि हम कभी नहीं चाहते थे कि हम कुछ ऐसे करें कि हमारे माँ बाप हमको बद्दुआ दें, हमारे प्रति कोई शिकायत करें किसी से कि ये हमारे बेटा नहीं है, ये हमारे लायक नहीं है, ये हमें खुश नहीं रखता है, ये हमको देता नहीं है। भगवान ने हमको दिया तो हम तुमको नहीं देंगे, किसको देंगे? हमने तो ये तक कहा है कि पहले खुश रहने का हक तुम्हें है, तब हमारी बहू बेटी मतलब बहू हमारी औरत को है और हमारे बच्चों को है। जब तुम हमको पैदा नहीं करते, तुम हमको संस्कार नहीं देते, तुम हमारी शादी नहीं करते, तुम हमारे बच्चों की परवरिश नहीं करते, तो हम आज इस काबिल कहाँ होते? तुम पहले खुश, तभी हमारा परिवार खुश, हमारे बच्चे खुश और हमारा जीवन खुश। तुम्हारी एक बद्दुआ तुम्हारी एक हमारा जीवन नष्ट कर सकती है, ये सोच हम रखते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप आज भी ये नहीं समझते हैं, पुरानी सोच में है, भेदभाव के सोच में है, पता नहीं क्या कौन सोच में। मैं उन पर भी आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन जिस तरह वो हमको गलत समझता है, मेरे को गलत समझता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ अजीब तरीके की सोच है और उस चीज़ को मैं दुरुस्त नहीं कर सकता हूँ। और उनकी दिमाग खुद उनको दुरुस्त करेगी कभी न कभी, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं करने जाऊँगा तो वो बोलेंगे ये अपनी बीवी की सुन रहा है, अपने बच्चों की सुन रहा है, या अपने चाहने वालों की सुन रहा है। इसलिए मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं उनको समझाने जाऊँ। वो हमें समझा सकते हैं, हम अपने माँ बाप को नहीं समझा सकते हैं। वो हमारी कमी दिखा सकते हैं, हम उनकी कमी नहीं दिखा सकते हैं, बस। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं आज जो कुछ भी मेरे पास है तो इसीलिए है क्योंकि उनकी बद्दुआ नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि उनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मालूम है कि ये बोलते तो मुंह से ज़रूर होंगे गुस्से में, लेकिन हकीकत में उनको मालूम है कि दर्शन ने हमारे लिए कभी गलत नहीं किया और गलत नहीं बोला। तो इसलिए आज जो कुछ मेरे पास है, पैसा तो नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से प्यार प्रेम भी बहुत है। और जो जीवन में एक सांस चलने वाले प्राणी होते हैं, पशु हैं, बच्चे हैं, परिवार है, वो उनके ही आशीर्वाद से है। उनको भी मालूम है कि दर्शन हकीकत में गलत नहीं है, बस कभी कभी गुस्से में वो बोलते रहें। अब गुस्सा भी आदमी अपने ही पे होता है, हमारे पे नहीं होंगे। जो उनको आशा है उस आशा पे हम उस भरोसे पे हम खरे नहीं उतरेंगे तो शिकायत किससे करेंगे? हमसे करेंगे ना, क्योंकि हमको उन्होंने एक अपंग बच्चे को उठाया और अब उनको अपंग बनने की उम्र आ गई, तो तब उनका फर्ज था हमको उठाने का, और आज हमारा फर्ज है उनको उठाने का, उनको संभालने का। माँ बाप और बच्चों का फर्ज यही है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ बाप का हक है उनको। इस पर मैं एक स्टेटस भी लगाऊंगा कि भगवान ने भी कितनी सोच समझ के दुनिया बनाई। गाय मतलब पशुओं का जो बच्चा होता है वो पैदा होता ही अपने आप खड़ा होता है, दूध पे कहाँ लगना है वो खुद ही चला जाता है। वो पशु चाहे शेर हो, गाय हो, बैल हो, मतलब गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, उसका बच्चा खुद ही उठ के उसके दूध पे चला जाता है पीने के लिए। लेकिन इंसान का बच्चे को खुद उठा के दूध पे लगाना पड़ता है। वो बच्चा जाता है, इंसान का बच्चा कभी खुद दूध पीने नहीं, क्योंकि मालूम है कि इंसान को मैंने सबसे ज़्यादा दिमाग दे रखा है, सबसे हर चीज़ से आगे कर रखा है, दिमाग से लेके बोल चाल से लेके हर चीज़ से लेके। तो उसके पक्षी, उसकी आँख नहीं खुली रहती है, जब बच्चा रहता पक्षी का बच्चा, उसकी आँख नहीं खुली रहती, लेकिन जैसे ही उसकी माँ दाना लेके आती वो मुंह खोल देती है और उसकी माँ उसके मुंह में रख देती है। और उनको भी मालूम है कि तब तक कहीं नहीं जाना जब तक हमारी आँख नहीं खुली या हमारे पर नहीं लगे। वो वहीं पे घोंसले पे, चाहे माँ नहीं ला रही खाने में, हो सकता किसी ने मार दिया होगा माँ को,
तो तब तक वहीं रहेंगे घोंसले पे, जब तक माँ नहीं आई, नहीं आई तो मर गए उधर ही। और जैसे उनके आँख खुल जाते हैं, पर लग जाते हैं तो उड़ जाते हैं। तो हर जगह पे भगवान ने हर प्राणी को उनके तरीके से दिमाग दिया है, उनके तरीके से हिसाब किताब हर फिट कर रखा है। एक एक चीज़ पे गौर करने जाओ, पशु पे, पक्षी पे, किसी भी जानवर पे, किसी भी इंसान पे, तो भगवान ने कैसी दुनिया बनाई देखो। पक्षियों को ही देखो ना, उसको कैसे मालूम पड़ता कि मेरे पेट में बच्चा रह गया, मैंने घोंसला बनाना है, पहले से तैयार कर देती है। थोड़ी नहीं, जब बच्चा हो जाता तब वो घोंसला पैदा करती है। उसको कैसे पता चल जाता कि मेरे पेट में बच्चा रह गया, मैंने घोंसला बनाना है। और वो घोंसला बना देते हैं जो इंसान भी नहीं बना पाता है। ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, कैसे कैसे बना लेते हैं। तो भगवान की कुदरत है ये, इसको समझो और इससे बचो। कोई भी गलत करने वाला है, मैं नहीं ये बोलता हूँ मैं सही हूँ, मेरे घर वाले सही हैं, मेरे बीवी बच्चे सही हैं, बस ये उनके लिए भी सावधानी है, मेरे लिए भी सावधानी है, आप लोगों के लिए भी सावधानी है। भगवान से बढ़कर कुछ नहीं, उसके हिसाब से चलो, कुछ भी बुरे कर्म मत करो। जीवन अमर नहीं है, कुछ दिन का है। जब तक जीवन है, किसी का दिल दुखाने वाली बात मत करो। हाँ, नाराज़गी होती है कि तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं और वो तुम्हारे उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है, थोड़ा नाराज़गी होती है। आदमी बोलता है मैंने तेरे लिए ये किया, तो नहीं कर रहा है, नाराज़ होता है आदमी, ये बात अलग है। लेकिन ऐसे नहीं बिना मतलब किसी को कुछ भी मुंह छोड़ के, जुबान दी भगवान ने तो कुछ भी बोल दो, ऐसे मत करो। चलो फिर, कहानी तो बहुत लंबी है, पर सुनने का और सुनाने का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि समय और दुनिया बहुत व्यस्त चल रही है। क्योंकि मैं इतना भी मैं जानता हूँ कि आज दुनिया इन चीज़ों पे गौर नहीं करती। आरती चल रही हो, रामायण चल रही हो, महाभारत चल रही हो, उनको सुनने के बजाय जो आजकल लोग पति पत्नी भी अपनी सुहागरात मना रहे हैं, तो ये यूट्यूबर इंस्टाग्राम पे मना रहे हैं फेमस होने के लिए। तो क्या उम्मीद करें हम कि कोई हमारा 1-1.5 घंटा का वीडियो देखें, जहाँ लोगों को शॉर्टकट में 5 सेकंड का, 10 सेकंड का अच्छा खासा रोमांटिक वीडियो मिल रहा है, जहाँ लोग सुहागरात मना रहे हैं ऑनलाइन। तो क्या उम्मीद करें इस दुनिया से। पर यूट्यूब से है उम्मीद कि ये अगर मैंने सच में अच्छा वीडियो बनाया होगा तो इस वीडियो को आगे रखना और देना उनको दिमाग। और उनकी ज़्यादा क्या बोलना है, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा बात बढ़ती है। चलो, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। बने रहना मेरे साथ। लव यू ऑल।